महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस पर सभी पार्टी क्लेम कर रहे हैं कि बीएमसी के साथ साथ उनके मेयर जो है वो 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आने वाले हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी, उनसे बात करते हैं। नितेश जी, सभी क्लेम कर रहे हैं कि उनका मेयर बनने वाला है, मुंबई में भी, बाहर भी। आपका क्या कहना है, किसका मेयर बनने वाला है? मेयर तो महायुति का ही बनेगा और मेयर हिंदू ही बनेगा और मेयर मराठी ही बनेगा। वो सरल स्पष्ट है, क्योंकि मुंबई करों ने ये जो ठाकरे ब्रदर्स हो या जो कोई उनके साथ में पार्टियां हो, उनका सबका अनुभव ले लिया है। इस बार मुंबई करों ने तय कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को इस बार मेयर बनाने का चांस देना चाहिए। देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे जो कुछ काम मुंबई में किया है विकास के नाम पे, जो कोस्टल रोड से लेके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स इधर पूरे किए हैं, और उसके साथ सुरक्षा, ये विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है मुंबई के लिए। मुंबई ने बहुत सारे राइड्स देखे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट देखे हैं, टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं। इसलिए मुंबई करों को अच्छी तरह से मालूम है कि मुंबई को सुरक्षित रखना हो तो हिंदुत्व सोच का ही मेयर अब हमें बीएमसी पे बिठाना पड़ेगा। और आज देश में हिंदुत्ववादी सोच की एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी और हमारी महायुति। उसके लिए आने वाले 15 तारीख को मुझे विश्वास है हमारे मुंबई की जनता हमारे महायुति का ही मेयर, मतलब आई लव महादेव का ही बोलने वाला मेयर मुंबई महापौर के मेयर की कुर्सी पे बिठाएगा। लेकिन नितेश जी, आपकी पुरानी अलायंस शिवसेना 25 साल तक शिवसेना बीएमसी में राज करती रही। उनका कहना है कि मेयर कोई भी हो, मराठी होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म का हो या ना हो, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। मैं कांग्रेस नेता अष्टम शेख की बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क में जिस तरह मुस्लिम मेयर बन रहा है तो मुंबई में क्या दिक्कत है, पढ़ा लिखा कोई भी इंसान बनना चाहिए। देखिए, ये पूरा एक बड़ा षड्यंत्र है। गजवाए हिंद के अंतर्गत इन सब शहरों को एक इस्लामीकरण बड़े पैमाने पे इनको करना है। अभी जिस न्यूयॉर्क के मेयर की ये बात कर रहे हैं, आप थोड़ा न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है वो जरा पूछ के यहाँ पे न्यूज़ चलाना चाहिए। उसी तरीके के सादिक खान नाम का जो लंदन में मेयर है, उन्होंने तो उधर के जो नॉन मुस्लिम्स है उनका तो जीना हराम कर दिया है। आज लंदन में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है कि आप खुद का फ़ोन कान पे लगा के या बात करते हुए भी लंदन के रास्तों पे घूम नहीं सकते। अलग अलग तरीके से रिलीजन्स में, धर्म में बहुत बड़े झगड़े चालू हो गए हैं। इसलिए वही चीज़ आपको मुंबई में चाहिए क्या? उसी तरीके की असुरक्षित की भावना आपको मुंबई कर बन के चाहिए क्या? इस बारे में मुझे लगता है मुंबई कर जरूर सोचेंगे। लेकिन विपक्ष हमेशा ये आपके ऊपर आरोप लगाता है, आपका नाम लेकर आरोप लगाता है कि आप बहुत ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ कमेंटबाजी होती है और जिससे माहौल बिगड़ सकता है मुंबई और महाराष्ट्र में। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मगर अगर सर्वधर्म समभाव की बातें होती है, गंगा जमुना तहजीब की बातें होती है, तो जो नियम ईद और मुहर्रम को लगता है वही नियम हमारे गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती और ये सब हिंदू फेस्टिवल्स को भी लगना चाहिए। उधर जब भी कोई पथराव होता नहीं है, उधर जब भी कोई चप्पल मुहर्रम या ईद के वक्त मारता नहीं है, तो फिर गणेश चतुर्थी के वक्त और रामनवमी के वक्त, हनुमान जयंती के वक्त क्यों मारे जाते हैं? तो इसके बारे में बोलना मतलब किसी धर्म के बारे में बोलना नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि हमारे संविधान में सभी को सभी समान अधिकार दिया है, तो फिर वही समान अधिकार हिंदू समाज को क्यों नहीं मिलता? मैं उतना ही पूछता हूँ। लेकिन एलिगेशन ये लगता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं आप। माहौल ख़राब करने वाले हम लोग नहीं, जिहादी है जो मुंबई में आके लैंड जिहाद करते हैं, लव जिहाद करते हैं। मुंबई में हाईकोर्ट के हाईकोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद 5-5 बार अजान के नाम पे लाउडस्पीकर बजाते हैं, हाई डेसिमल पे बजाते हैं,
जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है 10 बजे तक ही हम लोग कोई सार्वजनिक फंक्शन ले सकते हैं, तो भी ईद और मुहर्रम के जो जुलूस होते हैं वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक डॉल्बी साउंड तक जो बजाते हैं, वो जो जिहाद करने वाले हैं ना, वो ये माहौल ख़राब करते हैं, हम लोग नहीं। आप देखिए कि आप उद्धव ठाकरे जी या फिर आदित्य ठाकरे जो भी है, आप बोलते कि ये मुल्ला की पार्टी है, ये लोग इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया है, इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, ये क्या है? तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की का बेटे की पार्टी, उनकी असली पार्टी तो अभी शिंदे साहब के साथ है, शिंदे साहब के पास है। मगर उद्धव जी जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री थे, जो कुछ निर्णय उन्होंने लिए हैं वो पूरी तरीके से हिंदू समाज के खिलाफ है। अजान जैसी स्पर्धा यहाँ और कंपटीशन यहाँ शुरू करना, उर्दू भवन हमारे मुंबई में ये करना, कोरोना के नाम पे सिर्फ गणेश चतुर्थी और इसी सब हमारे हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लाना, जबकि बाकी सबके फेस्टिवल्स बहुत बड़े पैमाने पे मनाए जा रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उद्धव जी को जिहाद हृदय सम्राट बनाती है, और इसलिए हम उनको उद्धव मामू बुलाते हैं। क्योंकि अभी आप देखिए उनके पार्टी में जो कोई लोगों को वो प्रवेश या एंट्री दिला रहे हैं, कोई चंगेज मुल्तानी जैसा आदमी है, कोई रशीद मामू जैसा है, कोई बॉम्बलाश का कोई आरोपी बैकग्राउंड वाला है, ये सारे लोग अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुन के जाएंगे विवेक जी, कल अगर वो लोग चुन के आने के बाद गलती से भी अगर ये कॉरपोरेटर बन गए, तो यहाँ सोचिए कितना अनसेफ वातावरण हो सकता है मुंबई में, कभी भी कुछ हो सकता है मुंबई में। तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये सब उद्धव जी जिम्मेदार है। जिन लोगों की जगह जेल में है, जिन लोगों की जगह हमारे देश में ही नहीं है, पाकिस्तान में है, उनको हमारे देश में हमारे एक मतलब ये खुद के पॉलिटिकल पार्टी में लाके उनको टिकट देना, इससे बड़ा राजद्रोह हो ही नहीं सकता। लेकिन नीतीश जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी पुरानी अलायंस पार्टी थी आपकी, 25 साल तक आप लोग रहे शिवसेना और बीजेपी, अचानक वो उद्धव ठाकरे जी से उद्धव मामू बन गए। क्योंकि उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया। हाँ। हिंदुत्व ही एक ऐसा धागा था जो शिवसेना बीजेपी को जोड़ के रखता था। लेकिन वो तो बोले कि हिंदुत्व हमने छोड़ा नहीं है, कोई हमें बोल नहीं सकता कि हमने हिंदुत्व छोड़ा, हिंदुत्व हमेशा था, है और रहेगा उनके साथ। तो वो सबसे पहली बात, तो जब भी राहुल गांधी उनके स्टेज पे रहेंगे, कांग्रेस वाले कोई भी स्टेज पे रहेंगे ना, तो वंदे मातरम उनको गा के बताने को बोलिए। ओके। हाँ, उनको बोलिए कि वो जो हिंदुत्व की जो बातें करती है, सबसे बड़ी चीज़ तो बाला साहब ठाकरे के नाम के पहले हिंदू हृदय सम्राट लगाने को बोल दीजिए। हाँ, तो इसलिए उद्धव जी ने खुद को ही हिंदुत्व से दूर किया। जिस धागे के वजह से जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ था अटल जी और बाला साहब के वक्त में, वो पूरे के पूरे अलायंस तोड़ने का काम, हिंदुत्व से दूर जाने का काम और जिहाद के करीब जाने का काम यही उद्धव ठाकरे जी ने किया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वजह हुई होगी जो आप धागा बोले, धागा टूट गया है, हिंदुत्व छोड़ दिया गया है, ऐसी क्या वजह हुई होगी जो, क्योंकि आपके पिताजी और आपने बहुत करीबी से उस पार्टी को देखा, उस परिवार को देखा, क्या वजह हुई? सत्ता की भूख। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कभी सत्ते के लिए भूखे नहीं थे, वरना वो पहले भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे बैठ सकते थे। पर कभी बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी इस तरीके की कोई भी पोस्ट की इस तरीके से उन्होंने मांग की नहीं थी। मगर उद्धव जी ने वो मुख्यमंत्री बनने के वजह से पूरा का पूरा उन्होंने कांग्रेस के सामने सरेंडर हो गए, जिहादियों के सामने सरेंडर हो गए। जो चाहिए वो आप सोचिए, मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मुंबई का गार्डियन मिनिस्टर एक मुस्लिम समाज का असलम शेख बना था। ये सारा का सारा पाप यही उद्धव ठाकरे का है। तो सिर्फ सत्ता का लालच, सिर्फ सत्ता का, और क्या? आप बताइए मेरे को, और क्या था? क्योंकि उन्होंने सत्ता के माध्यम से उनको वो पद चाहिए था, मगर उन्होंने ये भूल गए कि जिस हिंदुत्व से वो दूर जा रहे हैं उसके वजह से आज देखिए ना उनकी पार्टी उनके पास रही है, ना उनके एमएलए उनके पास रहे। लेकिन अभी तो क्लेम करेंगे राज ठाकरे जी साथ में आएंगे, उद्धव ठाकरे साथ में आएंगे, ठाकरे ब्रांड जो है वो काम करेगा। ठाकरे ब्रांड के आगे, मैं खासकर मुंबई बीएमसी की बात कर रहा हूँ, ठाकरे ब्रांड के आगे कोई ब्रांड नहीं है। वो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। ठाकरे ब्रांड ये बाला साहब ठाकरे जी थे। ओके। अभी ठाकरे
ब्रांड का बैंड बजाने के लिए ये दोनों इधर आए हैं। एक राज साहब ठाकरे भी, उन्होंने जब भी पहले हमारे मोदी जी को 12 महीने पहले ही जब भी लोकसभा के चुनाव हुए थे, तभी उन्होंने उनको बिन शर्त पाटिंबा सपोर्ट दिया था। तभी उनको मोदी जी बुरे नहीं लगते थे, तभी उनको भारतीय जनता पार्टी बुरी नहीं लगती थी, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। और अभी उनको अचानक उद्धव मामू के साथ बैठ के उनको सब कुछ ही बुरा लगता है। हमको पहले लगा था कि राज साहब का भी खून भगवा है, पर अभी मालूम पड़ता है कि उनका भी खून हरा ही निकला है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि इसके मैं आऊँगा कि मराठी नॉन मराठी, इसमें जिस तरह से राज ठाकरे जी की पार्टी मनसे ने नॉर्थ इंडियन को जिस तरह से टारगेट किया, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हालांकि बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया, आपकी सरकार ने विरोध किया, तो ये जो मुद्दा है उसको आप किस तरह देखते हो? क्योंकि देखिए वोटर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में नॉर्थ इंडियंस भी है। मराठी नॉन मराठी जो इशू है, मराठी का अगर सख्ती करना है तो आप सिर्फ गरीब हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को क्यों जाके मारते हो? गरीब हिंदुओं को क्यों मारते हो? आपको अगर मराठी सख्ती करनी है ना, तो बहरामपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, नल बाजार में जाके क्यों नहीं खड़े रहते? क्यों नहीं जाके बोलते इमाम को कि कल सुबह का आजान तुम मराठी में बोलो, वरना हम तुम्हारे कान के नीचे बजाएंगे? क्यों नहीं बोलते मदरसा में जाके कि अभी इधर से उर्दू पढ़ाना बंद कर दो, सिर्फ इधर मराठी ही सिखाना है? अगर मराठी सख्ती आपको करना है विवेक जी, तो सबको करनी चाहिए। सिर्फ सिलेक्टिव क्यों चाहिए? सिर्फ सिलेक्टिव उत्तर भारतीय भाइयों को क्यों पकड़ना है? सिर्फ सिलेक्टिव गुजराती समाज को क्यों टारगेट करना है? फिर आपको फिर वो वहाँ मोहम्मद अली रोड में खड़े रह के हर वो गोल टोपी दाढ़ी वाले को बोलना पड़ेगा कि आपके मुंह से उर्दू निकल नहीं सकती, आपके मुंह से हिंदी निकल नहीं सकती, आपके मुंह से सिर्फ मराठी ही बोलनी पड़ेगी। ये बोलने की हिम्मत उनको भी कीजिए ना। जब भी वारिस पठान बुरके वाली मराठी बनेगी, बुरके वाली मेयर बनेगी, ऐसे जब वारिस पठान बोलता है तभी इन लोगों में से किसी को मिर्ची नहीं लगती। मगर जब भी हमारे कृपाशंकर सिंह जी कोई तो फंक्शन में बोलते हैं, वो भी मीरा रोड में, कि उत्तर भारतीय मेयर बन सकता है, तब ये सब के सब उनके पीछे लग जाते। तो आपको बुरके वाली बनना चलेगा, मेरे को हिंदू बनना नहीं चाहिए। इसके ऊपर मेरे को आक्षेप है। अगर आपको मराठी का इशू चलाने की हिम्मत है ना, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी में थी, अगर आपको सही पैमाने पे हिम्मत है, जाओ आप नल बाजार में, भेंडी बाजार में, बहरामपाड़ा में, और उनको बोलो कल की अजान ये मराठी में ही होनी चाहिए, वरना हम आपको जिंदा नहीं रखेंगे, वरना हम आपको मारेंगे, बोल के बताओ। किसको चैलेंज कर रहे हैं आप? मैं इन सेना और एमएनएस वालों को चैलेंज कर रहा हूँ, जो सिर्फ मराठी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अब मराठी का इशू क्यों लेके आ रहे हैं? सिर्फ इन लोग को हिंदू मत वोटर्स को बांटना है। क्यों हम मराठी हिंदू नहीं है? हम क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए और बाकी सब सिर्फ हिंदू है? इसलिए ये जो षड्यंत्र है ना विवेक जी, वो पहचानना चाहिए। ये हिंदुओं को बांटना है, और हिंदुओं को बांट के एक जिहादी सोच का मेयर वो मुंबई महापालिका पे बिठाना है। आपने वारिस पठान जी का नाम लिया तो उसमें मुझे एक किस्सा याद आया, मुद्दा कि अकोला के अकोट में आप लोग का अलायंस हुआ। अलायंस होने के बाद जब फडणवीस जी को इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उन्होंने बोला कि इस पर में जानकारी नहीं है, मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। तो ये जो इतना मतभेद होने के बाद बीजेपी एमआईएम पे अलायंस हो कैसे सकता है? लोकल किसी हमारे लीडर ने की हुई गलती थी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। आप चाहे तो मालूमात कीजिए। हमारे लिए विवेक जी एक चीज़ स्पष्ट है, हिंदुत्व के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, राष्ट्रवाद के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर चाहे हमको वो चुनाव हारना भी पड़े, चाहे हमको वो पद छोड़ना भी पड़े, पर हम विरोधी पार्टी में बैठ जाएंगे, मगर हम कभी भी हिंदुत्व और कभी भी राष्ट्रवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि एमआईएम जैसी पार्टियाँ, ये PF5 और ISI से कुछ अलग नहीं है, सेम है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। ये लोग आपका कहना है कि ये एमआईएम पार्टी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। उनके नेता जी, आप बताइए विवेक जी, ऐसे कौन सी पार्टी है देश में जो उनके लीडर स्पीच में ऐसा बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाइए? ये कौन सा डेवलपमेंट का इशू है? मतलब हिंदू समाज को धमकाना, हिंदू समाज को के ऊपर दबाव डालना,
ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं है। यही काम तो पीएफआई और आईएसआई जैसे लोग करते हैं। तो इसलिए एमआईएम जैसे लोगों के साथ हम कभी नहीं जा सकते। तो ये एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी और टेररिस्ट पार्टी बोल दिया। और कौन कौन सी पार्टी लगती है कि जो हिंदुत्व के खिलाफ है? और कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग वाली पार्टी है, तो वो भी टेररिस्ट पार्टी है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो भाषण, जो स्पीचेस इंडिया के खिलाफ होते हैं, भारत के खिलाफ होते हैं, वो सेम स्क्रिप्ट राहुल गांधी बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं और सब कांग्रेस के लीडर लोग बोलते हैं। आप देखिए पाकिस्तान के लीडर और कांग्रेस के भारत के लीडर्स के भाषणों में और स्क्रिप्ट में कुछ अलग नहीं है, सेम है, वही है। ओके, अभी नीतीश जी हम बीएमसी चुनाव की बात करें। बीएमसी में जैसे अभी हम कोस्टल रोड आपके साथ गए, कोस्टल रोड भी देखा, इसमें क्रेडिट वॉर चल रहा है। कोस्टल रोड हुआ, अटल सेतु, क्रेडिट वॉर चल रहा है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलते आ रही है ये तो हमने बनाया था, इसकी शुरुआत हमने की थी, हमारी सरकार चली गई तो बीजेपी और आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं इसकी। देखिए जब उद्धव जी सरकार में थे तभी मुख्यमंत्री कौन थे? देवेंद्र फडणवीस साहब थे। मैं सरकार में आज एक मंत्री हूँ विवेक जी। सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट इस सीएम के अप्रूवल के सिवाय हो ही नहीं सकता। और कोस्टल रोड ये देवेंद्र जी फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तभी उद्धव जी उनके साथ में थे, प्लानिंग साथ में हुई, मगर सारा का सारा प्लानिंग, सारा का सारा फंड एलोकेशन ये सब देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हुआ। तो क्रेडिट वॉर क्यों चल रहा है? क्रेडिट वॉर उद्धव जी को क्रेडिट लेना ही है ना। तो उन्होंने मुंबई में जो 30% से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बढ़े हैं ना, उसका क्रेडिट उद्धव जी ने लेना चाहिए। तो आपको लगता है उनकी वजह से बढ़े? उन्हीं के वजह। आप बताइए मेरे को 25-30 साल से अगर किसी भी बांग्लादेश, बीएमसी की सत्ता उनके पास थी, किसी भी बांग्लादेशी जब भी मुंबई में आता है तो उसको अगर मुंबई में रहना है तो सबसे पहला उसको क्या लगता है? पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उसको सब रहने के फैसिलिटीज़। तो पानी और बिजली का कनेक्शन देने का काम कौन करता है? महापालिका करती है। लेकिन महापालिका में तो आप भी तो साथ में थे, आप अलायंस में थे, ऐसा आपको उस समय है। पता नहीं चल रहा था? दुनिया को सबको मालूम है कि मुंबई महापालिका में बीएमसी में सत्ता 100% उद्धव जी की थी। कोई भी मेन राइट्स, डिसीजन मेकिंग राइट्स ये बीजेपी के पास नहीं दिए गए थे, दुनिया को मालूम था। हम लोग भी तभी अलायंस में थे, इसलिए कोई कुछ उनको उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। मगर अगर हमको मालूम होता कि ये सब कर रहे हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि हम मराठी मानुस की पार्टी है, मगर मराठी मानुस का परसेंटेज घट रहा है और बढ़ रहा किसका है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या का। तो उसके पीछे आप कि ये पूरी प्लानिंग के तहत इन मुस्लिम कम्युनिटी को वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफी मुंबई की चेंज करनी है। जो सक्सेस उनको लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद मिला, जहां उनके सांसद चुन के आए, क्योंकि वोट जिहाद बड़े पैमाने पे हुआ। 6 में से 5 हिंदू बेल्ट में इनको माइनस में ये लोग रहते, एक में जिधर मुस्लिम बेल्ट है और उधर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या ज़्यादा है, वहीं इनके सांसद चुन के आते हैं। वही पैटर्न इनको सालों साल अपनाना है। इसके लिए इन लोगों ने वोट जिहाद किया के नाम पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इधर बढ़ाया है। आपने डेडलाइन भी दी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ, वो क्या है? अभी 6 दिन बचा है। 6 दिन के बाद हमारा जब भी आई लव महादेव वाला महापौर मेयर कुर्सी पे बैठेगा, मैं आप सबके माध्यम से मैं मुंबई के सभी जनता को विश्वास देता हूँ, एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम लोग इस मुंबई में रखेंगे नहीं। हर किसी को चुन के ढूंढ के यहाँ से उनको भगा देंगे। अच्छा रितेश जी, एक चीज़ बताइए, अभी आप बोले आई लव महादेव वाला मेयर बनेगा, दूसरी पार्टी बोलती है कि आई लव मोहम्मद वाला मेयर बनेगा। तो आपको लगता है कि आप जो एक कम्युनिटी के खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं कि जो आपके साथ आना भी चाहे वो भी थोड़ा सा हो जाए? राष्ट्रभक्त मुसलमान है ना, राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वो हमारे साथ है। उनको आई लव महादेव से कुछ परहेज नहीं है, वो स्वीकारते कि ये हिंदू राष्ट्र है। मगर ये जो बाकी के आई लव मोहम्मद जैसे लोग हैं ना, जो ये हमारे देश में जिहाद करना चाहते हैं, हमारे इन शहरों में जिहाद करना चाहते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद जिसे करने चाहते हैं ना, वो उनको हमारे सब चीज़ों से मिर्ची लगती है। आपको लगता है कौन है इसके पीछे? लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, कौन इसका असली पर कौन है? गजवाए हिंद जो एक मोमेंट जो ये जिहादी चलाते हैं, जिसके माध्यम से इन शहरों को, राज्यों को और देशों को इस्लाम राष्ट्र बनाना है और वहाँ जिहाद बड़े पैमाने पे करना है,
उसके अंतर्गत ये सारे लैंड जिहाद, लव जिहाद और आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाना और फिर वहाँ का माहौल ख़राब करना, ये सारी चीज़ ये गजवा हिंद के अंतर्गत होती है। तो गजवा हिंद कौन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये PFI, ISI जैसी ये जो दहशतवादी संगठनाएं हैं, जो ये जिहाद करने वाली ये बहुत बड़ी टोली, बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसी माध्यम से इसको प्रोत्साहन मिलता है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है इसमें? मुझे उसकी मालूमात नहीं है। अच्छा, एक और आखिरी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा, विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का बड़ा मुद्दा आया। बड़े बड़े प्रेजेंटेशन राहुल गांधी की तरफ से किए गए, आदित्य ठाकरे की तरफ से दिए गए, सबूत दिए गए कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी की वजह से ही वो लोग हार रहे हैं। आप बताइए विवेक जी, लोकसभा के बाद वोट चोरी का आरोप क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी वोट चोरी, सबसे बड़ा वोट जिहाद तभी तो हुआ। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30-30, 40-40 लोग एक ही सेंटर में एक ही वोट पे वोट कर रहे हैं। कोई बुरखा डाल के कोई वोट करने 14-14, 15-15 बार जा रहे हैं, तभी ना राहुल गांधी बाहर आया, ना महाराष्ट्र का उसके जैसा पप्पू आदित्य ठाकरे बाहर आया। कोई किसी को भी लगा नहीं कि तभी वोट चोरी हुई। वोट चोरी कब होती है? जब हिंदू समाज बड़े पैमाने पे बाहर आता है, बड़े पैमाने पे वोट करता है। वो भी क्यों वोट करता है? क्योंकि लोकसभा के बाद जिस तरीके से उदाहरण उद्धव जी के सांसद चुन के आए, कांग्रेस के सांसद चुन के आए, और उसके बाद जो सर तन से जुदा के नारे दिए गए, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए, और वो सारा चीज़ हिंदू समाज को बुरा लगा, खटका, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा में बड़े पैमाने पे बाहर आके उन्होंने एक हिंदुत्व की सोच की सरकार चुन के आए ना, उसको वो जवाब था वोट जिहाद को। मगर ना राहुल गांधी वोट जिहाद के बारे में कभी कुछ बोलेगा, ना आदित्य ठाकरे कुछ बोलेगा। इनको सिर्फ हिंदुओं की जनसंख्या कैसी कम कर सकते हैं, हिंदुओं को वोटिंग से कैसे दूर रख सकते हैं, इतना ही उनका कॉमन एजेंडा है। जिहाद, जैसे मैंने बोला ना, पाकिस्तान की भाषा कौन करता है? राहुल गांधी करता है, और महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे करता है। ऑन लाइट नितेश जी, मैं एक पॉलिटिशियन का नाम बोलूँगा, आप उसको एक वर्ड में उनको समझाना है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। धुरंधर। अमित शाह। चाणक्य। देवेंद्र फडणवीस जी। विजनरी। शरद पवार जी। सीनियर लीडर, और कुछ नहीं बोल सकता। सीजन लीडर मतलब विपक्ष में आपने शरद पवार जी को मतलब सीजन लीडर कहा। सीजन ही है वो। उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे अ फेलियर। 25 साल आपके साथ रहे हैं। हो तो मगर फेलियर ही है ना। जो आदमी बाला साहब ठाकरे जी का हो नहीं सका ना, वो बहुत बड़ा फेलियर है, इसलिए मैं उसको फेलियर बुलाता हूँ। आदित्य ठाकरे। पप्पू। और राहुल गांधी। बड़ा पप्पू। राज ठाकरे। कॉपी ऑफ बाला साहब ठाकरे। मीन्स व्हाट? मीन्स ही इज द बेस्ट वर्जन ऑफ बाला साहब ठाकरे। ओके। बेटर वर्जन ऑफ, मतलब बेटर नहीं बोलूँगा, बाला साहब ठाकरे इज द बेस्ट ऑब्वियसली, बट ही इज द अदर वर्जन ऑफ बाला साहब ठाकरे। ओके। नितेश राणे। A friend in need and friend indeed. ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे जी। खुलकर उन्होंने बातचीत की और अभी भी दावा कर रहे हैं कि 16 जनवरी को, जो मैं खासकर मुंबई BMC की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो नतीजा आएगा उसमें आई लव महादेव का मेयर बनेगा। हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है और दावा करे कि 29 जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें महायुति की पार्टी जीत रही है और सभी जगह पर महायुति का मेयर ही बनने वाला है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।